नमस्कार। एक बार फिर हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है शो में। मैं सीधे मुद्दे की बात करूँगा। आपने पिछली बार मुझसे बातचीत में कहा था जब मैं आपसे JN1 की बात कर रहा था कि फंगस आ सकता है कि हर बार कोरोना के वेव के बाद या कोरोना के समय में फंगस आया है। एक बार फिर आ गया और इस बार आपने बताया ब्लैक फंगस। कैसे देखते हैं ब्लैक फंगस को और कितना डेंजरस हो सकता है और किस तरह के लोगों को ये हार्म पहुँचाएगा? जो अभी ये पेशेंट कल हमने ऑपरेट किया है, इसकी एज है 41 साल। जी। इसको फीवर हुआ था और उसके बाद इसको इसके दांत उल्टी तरफ के ऊपरी जबड़े के हिलने लगे थे। हुँ, हुँ। फिर वो हमारे पास आए मिलने, उनको एग्जामिन किया गया। एग्जामिन करने के बाद ये पाया जी, कि उनको काला फंगस है जी। और उसमें सीटी स्कैन में भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। हुँ, हुँ। फिर उनका हमने टेस्ट किया, उससे वो कन्फर्म हुआ कि म्यूकरमाइकोसिस है हुँ, हुँ। और कल हमने उसको मणिपाल हॉस्पिटल में ऑपरेट किया है। ये मैंने बताया था कि ये जो वेव है, ये 4th वेव मानी जाएगी और जो JN.1 है, ये इसमें मेन कल्प्रिट है। तो कोई भी जब कोविड आता है, तो उसमें एक तो इम्यूनिटी कम हो जाती है मरीज़ की और इम्यूनिटी कम होने पे जो इस तरह के पेशेंट हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट हैं, किसी को कैंसर है, किसी का ऑर्गन हुँ, ट्रांसप्लांट हुँ। हुआ है या इम्यूनिटी किसी भी तरीके से उनकी कम है, तो उनको काला फंगस होने का डर रहता है और ये क्योंकि इम्यूनिटी ओवरकम कर देता है, तो ऐसे में जो काला फंगस है, इन लोगों को ज़्यादा ग्रैब करता है। डॉक्टर साहब इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो क फंगस कई तरीके के हैं, लेकिन जैसे हम ब्लैक फंगस की हम बात कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि पेशेंट को पता चल जाए कि हाँ, ब ये मुझे फंगस वाली कुछ चीज़ है? वो देखिए क्योंकि ये नाक के रास्ते से अंदर जाएगा, जी। तो उसकी नाक बंद रहेगी सूजन की वजह से, वहाँ थोड़ा काला-काला पानी आएगा हुँ, हुँ। और अगर वो उस जबड़े के इन्फेक्शन में आ जाता है, तो दाँत हिलने लगते हैं क्योंकि ये उस हड्डी को गला देता है। हुँ, हुँ। और अगर वो ऊपर आँख की तरफ जाता है, तो आँख पे सूजन आ जाती है, ऊपर वाली पुतली हुँ, अ, हुँ। आँख को पूरा बंद कर देती है। उसको हम टॉसिस बोलते हैं जी। और आँख की जो नस है अगर वहाँ तक पहुँचता है तो आँख का विज़न चला जाता है और उसके बाद ये आँख से ब्रेन की तरफ जाना शुरू करता है, तो उसको फिट्स आ सकते हैं, उसको सर दर्द हो सकता है और उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार बोलते हैं। जी। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, किसी भी मरीज़ को अगर इस तरह के सिम्पटम्स मिलते हैं, तो उसको इमीडिएटली इसका चेकअप कराना चाहिए। अब जो ब्लैक फंगस है, जी। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ कि ये सिंपल जो दवाई है, उससे ख़त्म नहीं होता है। हुँ, हुँ। जो इसकी दवाई है, वो बहुत महँगी है, उसका नाम है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी जी। और जो एम्फोटेरिसिन बी है, ये 50 मिलीग्राम का इंजेक्शन करीब 6000 का पड़ता है। जी। अगर हमारे पेशेंट का वेट 50 किलो है, तो उसको 5 इंजेक्शन की ज़रूरत हुई। हुँ। तो 6 इंटू 5 ये 30,000 पर डे का तो एक इंजेक्शन ही बनता है, जिसको इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बोलते हैं, 30,000 रुपए पर डे। पर डे। जी। और ये हमें उस वक़्त तक देना होता है जब तक ये फंगस का टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव ना हो जाए। 1 महीना आप मान के चलिए कि 1 महीना उसको देना पड़ता है। तो अब आप अगर 30,000 को 1 महीने से हुँ, हुँ। 30 दिन से करेंगे तो 9 लाख का खर्चा सिर्फ़ इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी का होता है। हुँ। उसमें जो ऑपरेशन का खर्चा है लाख 2 लाख रुपए उसको जोड़ लीजिए और वो जब तक मरीज़ अस्पताल में रहेगा, वो अगर जनरल वार्ड में भी रहता है तो एवरेज उसके 5-6 हज़ार रुपए पर डे लगेंगे ही। 1-2 दवाई अगर और जोड़ें तो उसमें 1-2 हज़ार रुपए हम और जोड़ सकते हैं। हुँ, 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 हुँ। ये टोटल अगर हम फंगल का ट्रीटमेंट करते हैं, काले फंगस का ट्रीटमेंट वो भले ही हम छोटे अस्पताल में भी करें, तो वो करीब उसका खर्चा 15 से 16 लाख के करीब बैठ जाता है। उसके बाद जो डिफ़ॉर्मिटी आती है हुँ, चेहरे हुँ। में, जैसे उसका जबड़ा निकाल दिया जाता है, दाँत निकाल दिए जाते हैं
फिर 6 महीने बाद उसको इम्प्लांट लगते हैं, परमानेंट टीथ लगते हैं, तो उसमें भी 5-6 हज़ार रुपए 5-6 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो एक काले फंगस के इन्फेक्शन का मतलब है कि 20-22 लाख रुपए का खर्च होना। मैं इसको 30 लाख के आसपास कैलकुलेट कर लेता हूँ। पूरा जी, लगभग लगभग एक में 30 लाख रुपए 6 महीने में खर्च हो रहे हैं और 1 महीने के अंदर कम से कम 20 लाख रुपए। जी। तो अब इसमें हमारा कंसर्न ये है कि जो ये काले फंगस का मरीज़ आया है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट किया है हुँ, और एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे पास मेल आता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट किए हुँ, हुँ। बगैर पत्रकारों को बता देते हो। जी। तो वो जबकि ऐसा नहीं है, जो उनका ग्रुप है उसका टाइम मेरे पास है, जब हुँ, मैंने उनको भेजा है और उनके पास मणिपाल हॉस्पिटल से भी ईमेल गया है। हुँ, हुँ, पर जो एक्सेप्टेंस है यहाँ बहुत पुअर है। हुँ, एक्सेप्टेंस अगर पुअर होगी तो कोई भी फिजिशियन, कोई भी सर्जन ये जो मसला है सर्विलेंस वाला, हुँ, हुँ। ये आगे आएगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, जी, क्योंकि जी। कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इनको अगर कोई उनको इंटीमेट कर रहा है, बता रहा है अवेयरनेस के लिए कि इस तरह का कोई केस आया है, तो उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए। हुँ, हुँ। मतलब ये बिल्कुल डिनायल मोड में रहते हैं। जब मैंने यहाँ कोविड को डिटेक्ट किया, उसके उसके बावजूद भी उन्होंने उस बात पे कोई ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दिया। अभी भी कोविड पे बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई ये बड़ी बीमारी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आज की तारीख में कोविड से बड़ी बीमारी कोई नहीं है। इसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं, जो पोस्ट इफ़ेक्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा खराब हैं। आपको ब्रेन अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है और आपको कोई भी परेशानी हो सकती है। अभी इसके जो बाद वाले सिम्पटम्स हैं, उन पे तो स्टडीज़ चल रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हम कैसे कमेंट कर सकते हैं कि ये हल्की बीमारी है? उनको ये बताने के बजाय कि सब सावधानी रखें, इसका ध्यान रखें, कोई अगर ऐसी दिक्कत होती है तो तुरंत जाँच कराएँ। ये चाहते हैं कि यहाँ जो गाज़ियाबाद है, हेल्थ सेवा में नंबर 1 नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी है, इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं। इसके पीछे कि क्या वजह हो सकती है इसमें चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। आपने साइड इफ़ेक्ट भी बता दिए इसके बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, खर्चा भी आपने बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब जैसे कि हम बात करें सरकारी अस्पताल में यदि इसका इलाज यहाँ है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्राइवेट अस्पताल में तो 30-35 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, अब सरकारी अस्पताल में जाता है तो कैसे होगा? वो देखो, सरकारी अस्पताल में भी जाता है तो इंजेक्शन तो ये सरकार अपने पास से देने वाली नहीं है। हुँ, हमने पिछली बार जब काला फंगस आया था तो उसको देख लिया था। यूपी गवर्नमेंट ने उनको जो इंजेक्शन दिए थे सब पैसे से ही दिए थे। और जो अपनी दिल्ली गवर्नमेंट है उसने सब फ्री सप्लाई किया था ठीक है। एम्फोटेरिसिन। तो इतना अभी हमारे पास डाटा है, हमने पेशेंट दिल्ली भी भेजे थे और कुछ ऑपरेशन भी किए थे हमने पंत हॉस्पिटल में जाके जी। स्पेशल इन्विटेशन पे, तो उनको एम्फोटेरिसिन वहाँ फ्री में मिला था। इतना मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ ये जो गवर्नमेंट है, ये दवाई, इम्प्लांट और ये जो चीज़ें हैं, उनको फ्री में नहीं देती है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन हुँ, हुँ। इनको ये बताता है कि 8% पूरे बजट का हेल्थ पे खर्च करना है, ये 3.5% खर्च करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक तो इतना इनका जो ये जो हम बजट मानते हैं, वो जो हेल्थ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट होना होना चाहिए, चाहिए वो वो आधे से भी कम कम है। है। हुँ, और ऊपर से इलेक्शन के चक्कर में जो ये इतने वादे कर देते हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ 4-4 अस्पताल बन जाएँगे, एमआरआई लग जाएगा, ये हो हुँ, जाएगा, हुँ, हुँ, हुँ। वो सब इसलिए नहीं हो पाता है कि इनके पास बजट ही नहीं है। जब आपके पास बजट नहीं है तो इतने इतने वादे भी मत करो। तो चुनावी वायदे हो गए एक तरीके हाँ, से ये बस। चुनावी वायदे हो गए। हुँ, अब ये इसलिए डिनायल मोड में है कि कल और फंगस के केसेज़ अगर ज़्यादा आएँगे और इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की अगर डिमांड आएगी, तो फिर गवर्नमेंट फँस जाएगी, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। हुँ, ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ऐसे में जो समझा जाए, ये समझ में आ रहा है कि यदि इस तरह के पेशेंट आते हैं, उनके पास में पैसा नहीं है, पहली बात तो डिटेक्ट होगा या नहीं होगा, अगर हो भी गया आपके पास आ गया तो और उसके पास इतना पैसा नहीं है,
तो क्या करें? दिल्ली जाएँ या फिर आपके पास में कोई ऐसी योजना है आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनकी हम हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। कुछ एनजीओज़ हमारे टच में रहती हैं हुँ, हुँ। और जो हमारी पार्टी है उसके भी राष्ट्रवादी ये जनसत्ता दल। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल, उसकी भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई पुअर पेशेंट इस तरह का आता है, तो हम उसके इलाज में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ अभी जो रूलिंग पार्टी है, हुँ, हुँ। वो क्यों नहीं खर्च कर सकती? सवाल ये उठता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। रास्ते तो निकल आते हैं, हुँ, रास्ते निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इलाज तो करना ही है। पर सिर्फ़ हर चीज़ के लिए दिल्ली पे डिपेंड रहना और फिर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को ही जेल में धकेल देना हुँ, हुँ, हुँ। उस पे आरोप लगा के एक तो फ़ायदा उठाते हैं दिल्ली का और फिर उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये कहाँ की एक वो है राजनीति है कि हम फिर दिल्ली क्यों रेफ़र कर रहे हैं? बिल्कुल। हम यूपी से दिल्ली रेफ़र ना करें। हुँ, हुँ। अग सवाल अग बहुत सारे इसमें उठ कर आते हैं लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आती है डॉक्टर साहब, हम गाज़ियाबाद में हैं और गाज़ियाबाद की जो स्थिति है, वो अभी आपने रखी है हमारे दर्शकों के सामने, बातचीत हुई। यदि आपके पास में नोएडा से भी पेशेंट आते हैं, यूपी के अलग-अलग क्षेत्र से भी पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब, जो बात समझ में आती है कि इसका इलाज बहुत महँगा है और यदि आपके पास में इसका इलाज कराने के लिए उतने पैसे नहीं है, तो कुछ एनजीओज़ हैं डॉक्टर साहब के पास में जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं, उसके रास्ते निकल आएँगे। जीवन बचाना सबसे ज़रूरी है। दिल्ली आपका इलाज हो या ना हो लेकिन यहाँ से कुछ न कुछ रास्ते ज़रूर निकल सकते हैं, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस पे क्या कर रही है? गाज़ियाबाद का हेल्थ सिस्टम इस पे क्या कर रहा है? या फिर मैं ये कहूँ कि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ यूपी क्या कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों आखिरकार इस तरह के केसेस को डिनायल मोड में रहती है, सवाल डॉक्टर साहब उठा रहे हैं। इसको एक्सेप्ट कीजिए और इसकी ट्रीटमेंट की तैयारी कीजिए शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब, चलते-चलते आखिरी सवाल, अब आपके पास में इस तरह के केसेस आ रहे हैं और ये पहला केस आया आपका ब्लैक फंगस का, और भी कोई फंगस आपको मिला है या फिर देखिए, अभी मैंने ये जब कोविड आया था, तो ये मैंने उम्मीद की थी कि फंगस ज़रूर आएगा। बिल्कुल, वो क्योंकि इम्यूनिटी को आपने कम मुझसे करता है बातचीत में कहा कोविड। था। हाँ, जी, तो उसमें एक तो ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, व्हाइट फंगस है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, ये इम्यूनिटी कम जिसमें होती है, उसको आते हैं। अच्छा ये रहता है कि ऐसे टाइम पे कोविड से बचने के लिए हम मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने हाथों को साफ रखें और जो मैंने सिम्पटम्स बताए हैं काले फंगस के या वो कोई भी फंगस हुँ, अगर हुँ। साइनस में होता है, तो इमीडिएटली ईएनटी के डॉक्टर से संपर्क करें और उसका इलाज कराएँ। एक बात ये भी समझ में आती है हमें डॉक्टर साहब, इससे और हमारे दर्शकों को भी समझनी चाहिए कि कोरोना गया नहीं है, यहीं पर है, आपके बीच में है, किसी न किसी रूप में है, किसी न किसी वेरिएंट के रूप में है। आपको हमेशा कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। इसे अपनी लाइफ में हिस्सा बना लें या व्यवहार में ले आएँ, जो भी है मतलब। इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए कि आपको ये मान के चलना है कि मास्क लगाना ही है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना ही है, गर्म जो भी फौरी तौर पे हाथ सैनिटाइज़ करना, सब कुछ करना, जो हम पहले फौरी तौर पे करते थे, इसको अपना एक लाइफ़स्टाइल बना लीजिए। ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, तब तो आप कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बच सकते हैं, अन्यथा कोई ना कोई कोरोना का वेरिएंट आपको पकड़ सकता है या फिर इसकी कोई ना कोई व्हाइट फंगस, येलो फंगस या फिर ब्लैक फंगस हो सकता है। यह कोरोना बहुत खतरनाक है और ये रहेगा। और एक मुझे याद है सेकंड वेव में कहा था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने, अरविंद केजरीवाल ने भी, कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। जीने की आदत डालने का मतलब यह है कि आपको कोरोना से बचने की लाइफ़स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी।